बिहार विधानसभा में सोमवार को बजट पास कर दिया गया। बजट 2.37 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। इसमें शिक्षा में 16.5 दिया गया है, यानी कि जो बजट का पूरा प्रतिशत है उसमें 16.5 जो है वो पूरा का पूरा शिक्षा को दिया गया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य और तीसरे स्थान पर उद्योग को रखा गया है। कुल मिलाकर सरकार ने अपने 6 एजेंडा भी रखे हैं, जहां सरकार ने इस बजट को लेकर अभी खुशी जताई है या प्रसन्नता व्यक्त किया है। वहीं विरोधी दल का कहना है कि बजट जो है वो सिर्फ घोषणा बोल दीजिए या फिर आप इसको एक दिखावटी बजट कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, दावे होंगे और दावे होंगे तो उसके वादे भी होंगे, यानी कि सरकार वादा कर रही है और इधर से उनका बात को तोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर के बजट में क्या निकल के आ रहा है शिक्षकों के साथ, क्या निकल के आ रहा है डॉक्टरों के साथ, क्या निकल के आ रहा है आम लोगों के साथ, ये जो बजट है ये किस प्रकार के आपके घर का बजट बन सकता है, घर के बजट में कितना प्रभावित कर सकती है, इसमें हम लोगों ने 3 प्रवक्ताओं को अपने साथ बुलाया है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय हमारे स्टूडियो में प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ प्रेमचंद जी हैं। उसके अलावा कार्यालय सचिव बिहार अरापत्रित प्राथमिक शिक्षक संघ के सूर्यकांत गुप्ता है और संयोजक युवा आयुष स्नातकोत्तर बिहार वैद पवन प्रकाश है। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारी बात करने के लिए और हमारे दर्शकों से मुखातिब होने के लिए। सर, कैसा रहा बजट, क्या कहेंगे? हेमंत जी, जहाँ तक मामला है, बजट जो है ये दिखावे का बजट है। हम इनके बजट से इसलिए संतुष्ट नहीं हैं कि इनकी कार्य योजना अस्पष्ट है। पैसा तो दिया जरूर है, लेकिन कहाँ और किस मद में कैसे खर्च करेंगे, इसकी कार्य योजना जो है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने हाउस को नहीं बताया और अभी तक भी आया नहीं। जब कार्य योजना आ जाएगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि इनका जो है खर्च सही तरीके से सही जगह पर हो पाएगा या अथवा नहीं हो पाएगा। दूसरा हम सवाल करेंगे सूर्यकांत गुप्ता जी से। सर, क्या सर आप खुद से बजट से संतुष्ट मैं नहीं हूं, क्योंकि बजट में शिक्षा पर कहा तो जा रहा है कि 16.5% पूरे बजट का दे रहे हैं, लेकिन 16.5% खर्च कहाँ होगा? क्या विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं उनको पुनः खोला जाएगा, या जो बंद करने की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाएगा और वहाँ भवन और भूमि का इंतजाम किया जाएगा? शिक्षकों की बहाली की बात है तो अभी उन्होंने दिया है कि फिजिकल टीचर्स हम बहाल करेंगे 8,000 के आसपास। तो फिजिकल टीचर्स की बहाली की जहां तक बात है, फिजिकल टीचर्स बहाली वो नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि वो अनुदेशक की बहाली करने जा रहे हैं, जिसका वेतन मात्र 8,000 रुपया और उनका इंक्रीमेंट मात्र 200 रुपया होगा। तो मेरा राय था कि इस बजट में फिजिकल टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावे प्रधान शिक्षक की नियुक्ति 40,000 के आसपास प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। तो प्रधान शिक्षक का वेतनमान क्या होगा, उनमें कौन कौन शामिल होंगे? जैसे मान लिया जाए कि मैं 1999 बैच का शिक्षक हूँ, मैं सहायक शिक्षक हूँ, तो क्या मैं प्रधान शिक्षक बन सकता हूँ? तो मेरा वेतनमान क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे भी किसी एक दायरे में सिमटा दिया जाएगा कि 30,000 रुपया या 35,000 रुपया के ही प्रधान शिक्षक बहाल होंगे? तो फिर इसकी कोई उपयोगिता मेरे विचार से ठीक नहीं है, क्योंकि एक उसी विद्यालय में नियोजित शिक्षक जो 40,000 पाएंगे, 35,000 पाएंगे, जो नियमित शिक्षक पहले से हैं, पुराने शिक्षक, उनको भी वेतन करीब करीब लाख या 80,000 से ऊपर हो चुका है। तो फिर वो प्रधान शिक्षक का क्या मतलब रहेगा कि अगर 30,000 पर वो बहाली करेंगे? तो ये भी बजट में उन्होंने साफ नहीं किया है, क्योंकि सेवा शर्त जो लागू हुई थी नियोजित शिक्षकों के लिए, उसमें साफ साफ दर्ज था कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनाए जाएंगे। तो फिर इन्हीं में से क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये ओपन बहाली क्यों? क्या है ये मामला, अच्छे से बता दें। वेतन नियोजित शिक्षकों का जो पंचायती राज अधिनियम के तहत बहाल है। देखिए, सभी शिक्षकों का 2 मद से पैसा आता है, एक जीओबी और एक एसएससी। जो परमानेंट टीचर हैं उनका भी उसी तरह से आता है और जो पंचायती राज अधिनियम के तहत नियुक्त शिक्षक हैं उनका भी उसी तरह से आता है। एक तो एसएससी का बजट अभी तक नहीं आया है। एसएससी का बजट नहीं आया है जी। अलॉटमेंट नहीं आया है और वो आने वाला है, वहाँ से चल चुका है
अब चल चुका है तो कितना दिन में पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसके चलते लेट हो रहा है। दूसरा नंबर, अभी एक नई प्रणाली इन्होंने विकसित की फिक्सेशन की, है ना, तो कंप्यूटराइज सारा कुछ अपना गणित निर्धारित कर रहे हैं। अब इनका जो प्रणाली है यही फेलवर हो गया। जिसकी नियुक्ति तिथि कुछ लिखी हुई थी, इसको इन्होंने जो नियुक्ति तिथि है उसके जगह पर जो है ट्रेनिंग की तिथि लिख दी, और ट्रेनिंग के जगह पर नियुक्ति की तिथि लिख दी। नतीजा ये हुआ कि वो गड़बड़ सड़बड़ हो गया और बहुत बड़े संख्या में शिक्षकों का आपत्ति पत्र आ गया। आपत्ति इन्होंने मांगा था। अब आपत्ति को सुलझाने में इनका समय लग रहा है। पटना जिला में 12,000 शिक्षक पंचायती राज के हैं, 12,000 समथिंग, और 12,000 समथिंग जो टीचर हैं, इसमें समझिए कि 6,000 से ऊपर आपत्ति आ गया है, समझिए। तो उसको सलटते सलटते इनका बुखार छूटा हुआ है। और हमारे ही टीचर, चूंकि इनके पास कोई कंप्यूटर मैन भी नहीं है इनके कार्यालय में, बजट बना रहे हैं, इस बजट में न जाने क्या करेंगे, बहाल भी किरानी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उनके यहाँ कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। हमारे शिक्षक जो बोनाफाइड है, कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं, वो जाके वहाँ सुलझाने का काम इनका कर रहे हैं। ये इनकी वस्तुस्थिति है, और इसी के कारण जो है शिक्षकों के वेतन आने में लेट हो रहा है। सुरकांत सर, ये टोला मरकज, तालीमी मरकज, रसोईया, स्टाफ, कर्मचारी सभी को वेतन रेगुलर दे पाएगी इस बजट के बाद सरकार? इस बजट में इसका कोई विचार ही नहीं किया गया है जी, क्योंकि एक रसोईया का वेतन 1,500 रुपया, 150 रुपया और बढ़ाया गया है। तो इतने में कोई रसोईया कितना अच्छा खाना बना पाएगी, ये सोचनीय बात है। तो इस बजट में होना ये चाहिए था कि रसोईया को कम से कम 11,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए था। अब है कि विद्यालय में चपरासी नहीं है, और प्रतिदिन कुछ न कुछ वहां से आदेश आता है, और उस आदेश का पालन करने के लिए 24 घंटा में कहा जाता है। तो उस आदेश का पालन कैसे करेंगे? इसके अलावा सारा चीज कहते हैं कि डिजिटल हो गया है। अब आप लिखित नहीं, डिजिटल रूप में दीजिए। किसी भी विद्यालय में न कंप्यूटर की व्यवस्था है, न वहाँ प्रिंटर की व्यवस्था है, न कोई ऑपरेटर की व्यवस्था है, क्लर्क भी नहीं है। तो ये सब कैसे होगा, इस बजट में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। इस ज्यादा अच्छा होता कि बजट में प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक क्लर्क की बहाली हो जाती, चपरासी की बहाली हो जाती, नाइट गार्ड की बहाली हो जाती, और रसोईया को एक सम्मानजनक वेतन मिल जाता, तो बहुत अच्छा था। कहीं कहीं जहाँ पे आप सामाजिक जो दायित्व होता है आप उसमें बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हम लोग बीच बीच में आपकी खबरों को देखते सुनते रहते हैं। सर, आपकी नजर में क्या होना चाहिए इस बजट के बाद? आपका नजर क्या कहता है इस बजट पर? जहाँ तक शिक्षा का बजट है, 16.5% हम लोगों को निर्धारित किया गया। सरकार स्पष्ट कार्य योजना दे कि भाई अब हम लोगों का बहुत पुराना मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। हम जो समान काम के लिए समान वेतन जो हमारा है, ये कोई नया मांग नहीं है। यहाँ व्यवस्था ही थी पूर्व से, हम नया कोई वेतन नहीं मांग रहे हैं। जो वेतनमान आप दे रहे थे वो आप हमको दीजिए, इतनी सी बात थी। दूसरा जो सरकार ने नहीं दिया, 500 रुपया अगर बढ़ा दे रहा, अभी 500 रुपया कम किए हुए, 500 से 1,000 रुपया अगर बढ़ाता है तो टेबल में हम लोग आ जाते हैं। ये टेबल में भी शिक्षकों को सटने नहीं दिया। जो टेबल निर्धारित है उसमें भी शिक्षकों का जो वेतन है, पंचायती राज के शिक्षकों का, उसको सटने नहीं दिया। 1,000 रुपया कम कर दिया। 1,000 रुपया अगर बढ़ाता है तो उस टेबल में हम लोग सट जाते हैं, जो स्थिति है। दूसरा चीज क्या है कि आपने प्रश्न किया टोला सेवक तालीमी मरकज, टोला सेवक तालीमी मरकज को बहाल किया इन्होंने जन शिक्षा के तहत। जन शिक्षा पर 16.5% में कितना खर्च करना है यह अस्पष्ट है। सर, आपके राय में क्या होना था? होना यह था कि जैसे रसोईया के बारे में ठीक कहा इन्होंने, सुरकांत जी ने, कि रसोईया का जो है 15,000 रुपया वेतन होना चाहिए कम से कम, तो बढ़िया भोजन बना के, नहीं तो भूखे भजन में वही गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, ये स्थिति है। उसी तरह से टोला सेवक से ये 10 घंटा काम लेते हैं। बाकी लोगों का काम का निर्धारण 8 घंटे का है, लेकिन इनका काम जो है सवेरे 8 बजे से शुरू होता है। टोला में घूम के बच्चों को तैयार कराना, तैयार करवा के उनको विद्यालय पहुंचाना। विद्यालय में आने के बाद ये लोग जो है 1 से 1.5 घंटा क्लास लेते हैं बच्चों का, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, और 1.5 घंटा क्लास लेने के बाद तब फिर टोला में वो निकल जाते हैं।
समझे ना? और टोला में जो है विभिन्न योजना जो सरकार की है उस योजना के बारे में लोगों को परिचित कराते हैं। राशन कार्ड बनाने से लेकर सारा काम जो महादलित टोले के लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनको बताने का काम उनको दिया गया है। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर 4 बजे से 5 बजे तक विद्यालय बंद होने के बाद जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको जो शिक्षा देने का काम वो करती है। समझ, इतना 10 घंटा 11 घंटा काम करने के बाद उसको मिलता कितना है? इन्होंने तय किया है 11,000 रुपया, जिसमें उनका EPF कट जाता है। काटने के बाद जो है इनको मिलता है 9,680 रुपया। 9,680 रुपया में बताइए, एक तालीमी मरकज या जो शिक्षा सेवक अब कहा जाता है टोला सेवक को, शिक्षा सेवक, उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी साहब? एक तो वो कम पूंजी कम आय वर्ग से वो आती है, वो महादलित पर उसमें जो बहाली होती है वो महादलित परिवार के अति पिछड़ा वर्ग और संख्यक वर्ग के लोग उसमें बाहर होते हैं। तो जो महादलित है, जो गरीब गुरबा है, जिसको खाने की रोटी नहीं है साहब, उसको अच्छा वेतन भी जो है कभी भी, अभी भी उनका वेतन 2 महीने से नहीं मिला हुआ है, 2 महीने का अलॉटमेंट नहीं आया हुआ है। तो ये जो वैक्यूम होता है, ये वैक्यूम को कैसे ही पाटेंगे, कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। तीसरा, स्कूल मर्ज किया जा रहा है। सुकांत जी ने कहा बड़े पैमाने पर स्कूल को मर्ज कर दिया गया। जब स्कूल खोलने की बात थी, सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों की यह स्थिति थी कि भाई बच्चों को दूर न जाना पड़े प्राइमरी एजुकेशन के लिए, वो अपने घर के नजदीक ही एजुकेशन प्राप्त करें। किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है उनको स्कूल दिया गया था। अब जो है स्कूल तो दे दिया गया, स्कूल झुग्गी झोपड़ी में चल रहा था, कहीं किसी के दरवाजे पर, कहीं किसी मंदिर में, कहीं किसी पेड़ के नीचे चल रहा था। वो विद्यालय को क्या किया इन्होंने, बाजाबते जमीन उनको देना चाहिए था, वहां भवन 1 कोठरी का बनाना चाहिए था, 2 कोठरी का कम से कम, प्राइमरी था तो, मिडिल था तो कम से कम 4 कोठरी का बनाना चाहिए था। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्कूल को ही जो है भवन वाले विद्यालय में मर्ज कर दिया। तो स्कूल की संख्या आपने घटा दी। श्रीकांत सर, इस बजट में चूंकि आप स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम कराते हैं, जहां तक हम लोग देखते हैं आप लगातार बने रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों ने एक प्रणाली रखा था, डिजिटल के क्रम में आप उन्हें पढ़ा रहे थे। सर, बजट में डिजिटल जो पढ़ाई है उसका अभी तक कहीं जिक्र नहीं है। आप क्या कहेंगे, बजट में होना चाहिए था डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए, क्या था सर? जी हाँ, इस बजट में ये निर्धारित किया जाना चाहिए था कि बच्चों को डिजिटल रूप से कैसे शिक्षा दी जाए। तो हमारा जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, खास करके बिहार में, वहाँ हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो निम्न तबके से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे ही आते हैं। क्योंकि सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि लोगों में, इसके सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति होता क्या है कि किसी भी विद्यालय, किसी भी संस्थान को बंद करना हो तो सबसे पहले उसे बर्बाद किया जाता है, फिर उसको बदनाम किया जाता है, फिर उसको बंद किया जाता है। तो हमारे विचार से बिहार सरकार ने यही प्रणाली अपना रखी है। सरकारी विद्यालयों को पहले बर्बाद करती है, फिर बदनाम करती है और बंद करती है। कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, फिर बोलते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ाते। 50 तरह के कार्य शिक्षकों से लिया जाता है। अभी भी कई तरह के कार्य में शिक्षकों को लगाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि शिक्षकों को मात्र 3 कार्यों में ही लगाया जा सकता है, लेकिन शिक्षकों को सभी कार्यों में यहाँ बिहार में लगाया जा रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाती है। अभी मैट्रिक का परीक्षा और इंटर का परीक्षा हुआ, अधिकतर मध्य विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों को उसमें लगा दिया गया, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये नहीं कहता है। वैद पवन, बजट से आप खुश हैं या नहीं है, सीधी बात बता दीजिए। एक लाइन में खुश तो नहीं है। खुश नहीं है। अब मुझे यहाँ तक पता है कि आप लोगों ने नियुक्ति, वेतन कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसको लेके गर्दनी बाग में आप लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन भी दिया था। क्या था माजरा, क्या पूरे का पूरा स्कोप क्या था सर, क्या मामला? आयुष को हमेशा लॉलीपॉप दिया जाता है, केवल न्यूज में आता है। एक बहाली अगर आयुष की निकलती है तो कम से कम मतलब कि 5000 बार पेपर में जरूर छपता है। वो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखते भी होंगे, 5000 बार से ज्यादा पेपर में छपता है, यानी पब्लिक में दिखाया जाता है कि हाँ बहाली हो रही है, लेकिन बहाली होती नहीं है। अभी 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली जो है पिछले 2 साल से आ ही रही है, आज तक पोस्टिंग नहीं हुई।
हम लोग फॉर्म भर दिए हैं और पोस्टिंग हो गया, लेकिन पोस्टिंग अभी तक हुई नहीं है। अब आयुष कॉलेज में शिक्षकों की भरमार कमी है, तो ये कमी जो है यानी कि पूरा हो नहीं रहा है, बस केवल पेपर में पूरा हो रहा है। पेपर में दिखाया जा रहा है, न्यूज में छापा जा रहा है, पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि हाँ बहाली कर रहे हैं, लेकिन बहाली हो नहीं रही है। इसलिए बिहार सरकार का ये नाकामी कहा जा सकता है। केवल दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत वाली जो बात है वही है। सर, आपका संघ क्या मांग करता है सरकार से? हम बजट को तभी सार्थक मानेंगे जब बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का जो मानना है कि शिक्षकों के जो नियोजन की कार्रवाई है, पंचायती राज के तहत जो शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, इसको समाप्त करके उसका एक कैडर किया जाए, जिला कैडर किया जाए, पहला। दूसरा, शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान दिया जाए एवं सारी सुविधाएं दी जाए। तीसरा, विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, नाइट गार्ड जो बहुत पुराना मांग है हमारा, नाइट गार्ड जो है, और क्लर्कियल स्टाफ, ये मिडिल स्कूल में कम से कम इसकी नियुक्ति कराई जाए, है ना, ताकि यहाँ जो है वो एकदम अति आवश्यक है। जो भवन है उसके देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। अभी आपने कहा कि डिजिटल इंडिया वाला जो उनका नारा है, तो हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना और सारा कुछ, तो ये सारा कुछ जो है बच्चों के पास मोबाइल नहीं है साहब, गरीब तबके के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, सरकार का ये जो बजट है, ये बजट में एक बात बहुत प्रमुख है कि विद्यालय को अनुदान देने, विद्यालय का भवन बनाने के बजाय इन्होंने एक योजना चला रखी है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों का दाखिला, गरीब बच्चों का 25% लीजिए और उसका फीस हम देंगे। सरकार फीस देती है, किसको देती है? प्राइवेट स्कूल को। साहब, प्राइवेट स्कूल को आप क्यों फीस देते हैं? प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों एडमिशन लेंगे? क्यों आईएएस और आईपीएस के बच्चे? क्यों? पूर्व में तो यही थी व्यवस्था, यहाँ तो सरकारी विद्यालय में ही बच्चे पढ़ते थे। जितने आईएएस आईपीएस हुए हैं सरकारी विद्यालय के हुए हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं जाते। यहाँ तक कि दुर्भाग्य है कि थोड़ा पैसा कमाने वाला रिक्शा पुलर भी जो है, वो ये जानते हुए भी कि इस विद्यालय में शायद कुछ अच्छा पढ़ाई नहीं होता होगा, वो 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया के फीस देने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देता है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? इसलिए बनी कि बड़े बड़े अधिकारियों या उनके संरक्षण वाले लोग या बड़े पूंजीपति लोग, ये पूंजीवाद का दौर है, समाजवाद तो खत्म हो गया। भले बिहार में समाजवादियों की सरकार है कहने के लिए, लेकिन समाजवादियों की सरकार कितनी है ये खुद समाजवादी माननीय मुख्यमंत्री सोचे, उनको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो व्यवस्था है प्राइवेटाइजेशन के तरफ पूरा भारत जा रहा है। ये बजट भी जो खर्च होगा उसका आप मूल्यांकन करके देख लीजिएगा, पिछला बजट का मूल्यांकन कर लीजिए, शिक्षा पर जो बजट आया था किस मद में इनकी कार्य योजना क्या रही और कैसे इन्होंने खर्च किया। शिक्षा में लूट हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और आज भी जो है नए लूट की तैयारी है, इसमें और भी कुछ होने नहीं जा रहा है जैसा हमको समझ में आता है। इसलिए हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं जब तक इनकी कार्य योजना नहीं आ जाती। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ में सूर्यकांत प्रसाद कांत गुप्ता, हमारे साथ में प्रेमचंद नीरज जी और हमारे साथ में डॉक्टर वैद्य पवन कुमार थे। इन लोगों ने बजट पे अपनी विभाग टिप्पणी रखी है। हम इसी के साथ एक बार सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।